8 इनक्रेडिबल फैक्ट्स अबाउट नवाब ऑफ बहावलपुर। नवाब ऑफ बहावलपुर के 8 नाकाबिले यकीन हकाइक। दोस्तों आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे हुक्मरान की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ 3 साल की उम्र में ही अपनी रियासत के नवाब बन गए थे और 15 साल की उम्र में इन्होंने तीसरी एंग्लो अफगान वॉर में हिस्सा भी लिया। हम बात कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट ऑफ बहावलपुर के आखिरी अब्बासी हुक्मरान नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजम की, जो के बहादुरी के साथ साथ अपनी अक्लो जहानत से अंग्रेज जहनियत को अपनी औकात में रखना भी जानते थे और वक्त पड़ने पर अंग्रेजों के सारे बल भी निकाल देते थे। ये सखी इतने थे कि गरीबों के लिए अपने खजानों का मुंह खोल देते थे और मुहब्बे वतन इतने थे कि पाकिस्तान की बका और तरक्की के लिए अपनी दौलत के साथ साथ अपनी हुक्मरानी को भी खैर बात कह दिया। बानिए पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से दोस्ती इतनी थी कि जमाने की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस कार इन्हें तोहफे में दे डाली और असूल पसंद इतने थे कि अपने सगे बेटे को ही गोली मारने का हुक्म जारी कर दिया। मोहब्बत ऐसी करते थे कि अपनी अंग्रेज बीवी की मोहब्बत में सफेद मकबरे तामीर करवाए और नरम दिल इतने थे कि अपने नौकरों तक से माफी मांग लेते थे। आज हम आपको पाकिस्तान के इस हीरो की जिंदगी के ऐसे हैरानकुन फैक्ट्स बयान करने जा रहे हैं जो कि आज की नस्ल को मालूम ही नहीं। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये जबरदस्त वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर साथ मौजूद घंटी के आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ये मेहनत से बनी हुई तमाम जबरदस्त वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों नवाब ऑफ बहावलपुर का पूरा नाम जनरल नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी है और ये 29 सितंबर 1904 को रियासत बहावलपुर के मशहूर और तारीखी मुकाम डरावड़ में पैदा हुए थे। जब ये सिर्फ 3 साल के थे तो इनके वालिद इंतहाई मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल कर गए और अपने वालिद की अकलौती औलाद होने की वजह से ये हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत बहावलपुर के नवाब बन गए, जिसका कुल रकबा 45,911 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। लेकिन इनके बड़े होने तक मुकामी कौंसिल के सदर सर राहिम बख्श ने इनके नाम पर 1924 तक रियासत के अमूर चलाए। नवाब ऑफ बहावलपुर ने अपनी इब्तदाई तालीम एचएसएन कॉलेज लाहौर से हासिल की और साथ ही ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर के तौर पर भी खिदमत सरंजाम देते रहे। आपको हैरत का झटका ये बात जानकर लगेगा कि नवाब साहब ने सिर्फ 15 साल की उम्र में 1919 में होने वाली तीसरी एंग्लो अफगान वॉर में हिस्सा भी लिया, जबकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि जंगे अजीम दोम में एक लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर फौजियों की कमांड भी करते रहे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी जहां ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे थे और तरक्की पा रहे थे, वहीं इन्होंने लंदन में अपनी आला तालीम भी जारी रखी और बदलती दुनिया के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी करते रहे। 1929 में ये मिस्र के बादशाह किंग फाद अव्वल के मेहमान रहे और यहीं से इनको रोल्स रॉयस की कीमती कारों से मोहब्बत भी हो गई और ये पहली अपनी रोल्स रॉयस फैंटम कार 45 WR खरीद कर इस जमाने में पाकिस्तान लाए, जो कि उस जमाने में दुनिया की सबसे महंगी कार थी और सिर्फ गिनती के चंद नवाबों और अमीर तरीन अंग्रेज अफसरों के पास ही मौजूद होती थी। नवाब साहब और रोल्स रॉयस कार की ये मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन एक वाकया इनको इतना गुस्सा दिला गया कि कंपनी को लेने के देने पड़ गए। किस्सा कुछ यूं है कि एक रोज नवाब साहब लंदन की मशहूर बॉन्ड स्ट्रीट में एक आम शख्स की तरह चहलकदमी कर रहे थे और इनकी नजर रोल्स रॉयस कार के शोरूम पे पड़ी और वो अंदर दाखिल होकर इसकी कीमत पूछने लगे। नवाब साहब का हुलिया देकर शोरूम के अंग्रेज मालिक ने कह दिया कि ये सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं और शायद इस आदमी ने इनकी रंगत का भी मजाक उड़ाया। नवाब साहब इस वक्त तो खामोशी से वापस आ गए और लंदन में अपनी रिहाइश गाह पहुंचकर इन्होंने अपने अमले के जरिए फोन करवाया कि कल नवाब ऑफ बहावलपुर शोरूम की गाड़ियां खरीदने आएंगे। अगले दिन नवाब साहब अपने शाही लिबास में पूरे प्रोटोकॉल के साथ शोरूम पहुंचे तो शोरूम के मालिक ने इनको वेलकम करने के लिए रेड कारपेट तक का इंतजाम किया और जब नवाब साहब अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर मौजूद 6 की 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां इन्होंने खरीद ली, जिनकी मालियत उस दौर में भी पाकिस्तानी करोड़ों रुपए में थी। लेकिन नवाब साहब का मकसद सिर्फ गाड़ियां खरीदना नहीं था बल्कि कंपनी को सबक सिखाना था। लिहाजा इन्होंने 6 की 6 गाड़ियां शिप में बिठाकर बहावलपुर रियासत भिजवा दी और यहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी के हवाले कर दी और इनको हुक्म दिया कि इन सब के आगे 2-2 झाड़ू नस्ब करो और पूरे शहर की सफाई करो और इनसे कचरा उठाया जाए। जब ये बात मुकामी और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में छपी तो कंपनी की साख शदीद मुतासिर होने लगी
लगी और कंपनी के शेयर्स की कीमत गिरना शुरू हो गई। जब तहकीकात कराई गई तो असल वजह मालूम पड़ने पर रोल्स रॉयस कंपनी ने नवाब साहब को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें इन्होंने अपने रवैये पर माफी मांगी और साथ ही मजीद 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां तोहफे में भी भेजी। नवाब साहब का मकसद अंग्रेज जहनियत को सबक सिखाना था जो पूरा हुआ और फिर इन गाड़ियों से झाड़ू और कचरा उठाने का काम लेना बंद कर दिया गया। लेकिन नवाब साहब के इस जबरदस्त काम की धूम पूरे हिंदुस्तान में ऐसी मची के बाद में बहुत से दीगर नवाबों और राजाओं ने इनकी पैरवी करते हुए और कीमती गाड़ियों से सफाई का काम लेना शुरू कर दिया। वैसे नवाब साहब की इस हरकत पर एक लाइक जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों नवाब साहब के पास सिर्फ रोल्स रॉयस गाड़ियां ही नहीं बल्कि दुनिया की कीमती तरीन गाड़ियों का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद था और इनकी कुल तादाद आज भी 75 से ज्यादा बताई जाती है। लेकिन ये इनमें से सिर्फ चंद एक गाड़ियां ही इस्तेमाल करते थे जबकि बाकी की कीमती गाड़ियां अपने करीबी दोस्तों और अफसरान को तोहफे में दे देते थे। नवाब साहब के पास कीमती और महंगी तरीन गाड़ियों के साथ साथ नवाबों के शायाना शान बेहतरीन बग्गियां भी मौजूद थी और नवाब साहब जिस बग्गी में खुद सफर करते थे इसकी कुर्सी डायमंड्स और गोल्ड से सजी हुई थी जो कि इनकी अमारत और दौलतमंद होने की एक आला मिसाल थी। इसके अलावा नवाब साहब के पास अपना एक जाती बहरी जहाज इंडस क्वीन भी मौजूद था जिसमें नवाब साहब और इनकी बेगमात और इनके करीबी दोस्त इंडस रिवर और सतलुज रिवर का सफर करते थे और इन दरियाओं की सैर से लुत्फ उठाते थे। नवाब साहब शायद हिंदुस्तान के वो वाहिद नवाब थे जिनके पास अपना जाती बहरी जहाज भी मौजूद था। वह समंदर के बजाय 2 दरियाओं की सैरो तफरीह को तरजीह देते थे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक मोहम्मद खान जहां नवाबी तबीयत के मालिक थे वहीं इनकी इल्म दोस्ती ने पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में अहम किरदार भी अदा किया। नवाब साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर और एचिसन कॉलेज लाहौर के लिए न सिर्फ अपनी जाती जमीनें वक्फ कर दी बल्कि इन इदारों की माली मदद करते रहे और अपनी इल्म दोस्ती का इन्होंने सबूत भी दिया। 1951 में बहावलपुर में इन्होंने अपनी 500 एकड़ जमीन सादिक पब्लिक स्कूल की तामीर के लिए वक्फ कर दिया और 1955 में इसकी तकमील मुकम्मल होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा पब्लिक स्कूल भी था। सादिक पब्लिक लाइब्रेरी भी नवाब साहब की इल्म दोस्ती का एक वाज़ेह सबूत है। अगर नवाब साहब की सखावत की बात की जाए तो इसकी बेहतरीन मिसाल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हलफ बर्दारी की वो तकरीब थी जब इन्होंने कायद-ए-आज़म को रोल्स रॉयस की कार तोहफे में दे दी और इसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना और हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन भी कायद-ए-आज़म के साथ बैठकर आए और तकरीब में शिरकत की थी। इनकी सखावत सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। नवाब साहब ने कायद-ए-आज़म और इनकी बहन फातिमा जिन्ना के एजाज में कराची में मौजूद शम्स और कमर पैलेसेस भी तोहफे में बनाए थे। लेकिन नवाब साहब को असल कौमी हीरो इनके 1947 में पाकिस्तान बनने के मौके पर होने वाले वाक़े ने बनाया जब अपनी सखावत और वतन के लिए कुर्बानी की इन्होंने ऐसी मिसाल कायम की जो शायद कोई और नवाब या हुक्मरान ना कर सका। जब पाकिस्तान का वजूद दुनिया के नक्शे पर आया तो इस वक्त इस नए मुल्क की माली हालत इंतहाई खराब थी और सरकारी अफसरान की तनख्वाहों के लिए फौरी कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता था। ऐसे में कायद-ए-आज़म ने नवाब ऑफ बहावलपुर से मदद की दरखास्त की तो इन्होंने रियासत बहावलपुर के खजानों का मुंह खोल दिया। नई बनने वाली मुमलिकत को 70 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 7 करोड़ रुपए उस दौर में तोहफे में दिए और पूरे 1 साल तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रियासत बहावलपुर के खजानों से जाती रही। सिर्फ इतना ही नहीं, बहावलपुर आर्मी को पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बना दिया गया और इस एक नई बड़ी फौज के अखराजात के लिए मजीद 2 करोड़ भी पाकिस्तान की हुकूमत को दिए जो इनके पाकिस्तान से मोहब्बत और वफादारी का मुंह बोलता सबूत भी है। इस कदर सखावत दिखाने पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब भी दिया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों जब पाकिस्तान वजूद में आया तो प्रिंसले स्टेट ऑफ बहावलपुर पहली रियासत थी जिसने अपना इल्हाक पाकिस्तान के साथ किया और इसमें सबसे अहम किरदार नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी का था जिन्होंने भारतीय वजीर आज़म नेहरू की लालच और बड़ी ऑफर को ठुकरा कर पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फैसला किया। इसमें एक बड़ी वजह नवाब साहब की कायद-ए-आज़म के साथ गहरी दोस्ती भी थी जो पाकिस्तान बनने से पहले ही से चली आ रही थी और इनका फितरी झुकाव भी मुसलमानों की नई बनने वाली रियासत की तरफ ही था। 5 अक्टूबर 1947 को बहावलपुर रियासत ने बाकायदा पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और नवाब साहब रियासत के पहले अमीर भी बने जो कि 1955 तक रहे। जब पाकिस्तान की करेंसी की गारंटी मांगी गई तो रियासत बहावलपुर ही वो थी जिसने ये गारंटी दी थी और इस जमाने में इसी गारंटी की वजह से एक पाकिस्तानी रुपया पूरे $1 के बराबर था। नवाब साहब ने दूसरी बड़ी कुर्बानी भी इस वक्त दी जब पाकिस्तान के गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद के कहने पर रियासत को वेस्ट पाकिस्तान का एक सूबा बनाने पर रजामंदी दे दी और रियासत की हुक्मरानी छोड़
छोड़ दी, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इनका नवाब का टाइटल बरकरार रखा और मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर इनका प्रोटोकॉल भी बरकरार रखा, जबकि सालाना मुल्की खजाने से इनको 32 लाख का बाकायदा वजीफा भी जाता रहा। नवाब साहब ने पाकिस्तान की इज्जत और वकार के लिए अपना काम जारी रखा और आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि एक बार जब शाह ऑफ ईरान पाकिस्तान आए और हुकूमत पाकिस्तान के पास इनकी तवाज़ु के लिए अच्छे बर्तन नहीं थे, तो नवाब साहब ने अपनी जाती सोने और चांदी से बनी क्रॉकरी भेज दी ताकि मेहमानों के आगे मुल्क की इंसल्ट ना हो। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, नवाब साहब ने जहां मुकामी खानदानी औरतों से शादियां की, वहीं इन्होंने 2 अंग्रेज औरतों से भी शादियां की, ओलिवाइन जमीला और विक्टोरिया। नवाब साहब की बरतानवी बेगम विक्टोरिया ने इस्लाम कबूल कर लिया था और इनका अपना नाम गुलाम फातिमा रख दिया गया और इनको नवाब साहब से इतनी मोहब्बत थी कि मरने से पहले नसीहत की कि इनकी कब्र नवाब साहब के कदमों में बनाई जाए। इस्लाम कबूल करने की वजह से इनकी ख्वाहिश का एहतराम किया गया, लेकिन दूसरी अंग्रेज बेगम का मकबरा अब्बासी खानदान के शाही मकबरों से बाहर बनाया गया। इनके मकबरे के लिए सफेद संगे मरमर फ्रांस से मंगवाया गया ताकि निशानी रहे कि ये गैर मुल्की खातून का मकबरा है। इसी तरह इस अंग्रेज बेगम से पैदा होने वाली नवाब साहब की 2 बेटियों की कब्रें भी सफेद संगे मरमर से ही बनाई गई और ये तमाम कब्रें नवाब साहब के मकबरे के पांव की जानिब हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, नवाब ऑफ बहावलपुर की सखावत के बारे में तो आप सब जान चुके हैं और ये सखावत सिर्फ अमीरों या मुल्की मामला चलाने तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि जब भी नवाब साहब बग्गी पर बाजार से गुजरते तो इनके मुलाजमीन वहाँ मौजूद दुकानदारों में चांदी के सिक्के बांटते थे और जिसको ज्यादा जरूरत होती थी इसका ज्यादा ख्याल भी रखा जाता था। इसके अलावा रास्ते में अगर कोई जरूरतमंद नजर आ जाता तो मुट्ठी भर के सिल्वर कॉइन्स यानी के चांदी के सिक्के इसको पकड़ा देते थे और अगर कोई इनके दरबार पर चला था तो इसकी जरूरत से ज्यादा मदद करते थे। नरम दिल इतने थे कि जब भी लॉन्ग जर्नी यानी कि अपने किसी लंबे सफर पर जाते तो अपने जाती मुलाजमीन से बाकायदा माफी मांगते कि अगर इनकी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो माफ कर दे, मालूम नहीं सफर से वापस आना नसीब हो या ना हो। जब हज पर रवाना होते तो मुलाजमीन से ये कहते कि अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माफ कर दो ताकि इनकी हाजिरी कबूल हो। इनका ये अमल वो मुलाजमीन और इनकी औलादें आज भी बताती हैं जो कि आज भी बहावलपुर में जिंदा हैं और नवाब साहब के दौर को याद करके इनके लिए दुआएं करते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, नवाब साहब जहां सखी और नरम दिल थे वहीं असूल पसंद भी बहुत ज्यादा थे। बहावलपुर के पुराने मुकीम बताते हैं कि एक बार नवाब साहब के बेटे शहजादा मोइन से कोई इंतहाई गलत काम हो गया और लोग इनकी शिकायत लेकर नवाब साहब के पास हाजिर हुए तो वाकई की तस्दीक करने के बाद इन्होंने अपने बेटे को गोली मारने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों ने इस फैसले को तब्दील कराने पर इसरार किया तो इनके बेटे की जान बख्शी हुई। नवाब साहब के लिए इंसाफ में किसी रिश्ते की कोई अहमियत ना थी क्योंकि वो जानते थे कि इंसाफ के बगैर ना तो मुआशरा आगे बढ़ सकता है और ना ही रियासत कायम रह सकती है। पाकिस्तान का ये मोहसिन सखी और इंसाफ पसंद हुक्मरान जिसने जनरल के ओहदे तक तरक्की पाई और मुल्क की बका और तरक्की के लिए हुक्मरानी भी छोड़ दी, 24 मई 1967 को लंदन में इंतकाल कर गया और इस तरह से इनका 59 साला नवाबी का और हुक्मरानी का दौर खत्म हुआ। इनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया गया जहाँ लाखों के मजमे ने इनके जनाजे में शिरकत की और इनको अब्बासी रॉयल ग्रेवयार्ड दिरावर फोर्ट में दफन किया गया। अल्लाह नवाब साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। दोस्तों, अगर आपको नवाब और बहावल के बारे में कोई ऐसी बात मालूम है जो हमने आज की वीडियो में बयान नहीं की तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।